इंग्लिश और हिंदी? सर वी विल प्रेफर हिंदी, अगर आपको बहुत दिक्कत हो। आप कहीं भी अंग्रेजी में भी, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, आई एम कंफर्टेबल विद बोथ। ओके। लाइव। नमस्ते, लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा एक मुश्किल विषय पे बात कर रहे हैं। मुश्किल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जनरली ये होता है ना कि किसी से लड़ाई हो, किसी अगल बगल वाले से, तो घर में कहा जाता है कि नहीं उसके बारे में बात मत करो। तो आज हम लोग अपने, जिसको दुश्मन नंबर 1 बोला जाता है, पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। और मेरे साथ आज हमारे एस्टीम गेस्ट हैं, जनरल मेजर एसबी अस्थाना साहब हैं। एसबी अस्थाना साहब का 40 साल का करियर है फौज का, लेकिन उससे ज्यादा जो सबसे वो बात है, जब मैं इनका बायोडाटा देख रहा था, 350 से ज्यादा पेपर्स लिखे हैं। मतलब ये तो कोई रिसर्च स्कॉलर होगा जो, या डॉक्टरेट होगा, पीएचडी होगा, वो भी 350 लिखना उसके लिए मुश्किल होगा। Someone who has written more than 350 on हिंदुस्तान की स्ट्रेटजीज पे, हिंदुस्तान के डिफेंस उस पे, इंटरनेशनल उस पे, इंटरनेशनली नोन फिगर। मैं इनके जो बाकी बायोडाटा है वो आई विल बी पोस्टिंग इट इन द जब मैं ये खत्म हो जाएगा, a long biodata. The author is a strategic and security analyst, a veteran infantry general with 40 years experience in national and international field with UN, a globally acknowledged strategic and military writer, analyst, authored over 350 publications, interviewed by various national and international news channels, newspaper organizations, currently chief instructor USI of India, the oldest Indian think tank of India, on governing Security Council, CE, IOED, IPC, ITV, MNN, and other UN organizations. On advisory board of SWED INT, member EPON expert group, challenges from former additional DG infantry, awarded twice by President of India, United Nations, former Prime Minister Moldova, and Governor of Haryana. मेरे दूसरे गेस्ट भी आ गए हैं. I have a very distinguished guest. I have Mr. J.K. Verma. Mr. J.K. Verma has worked with, इन लोग कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, पर I don't know, वर्मा साहब खुद बताएंगे whether it is right or not. एक हिंदुस्तान में रॉ है. He has some experience of raw also. कितना है और कितना नहीं है ये वर्मा साहब खुद बताएंगे. Verma साहब has post-graduated in political science. He's a Pakistan watcher and wrote extensively on Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bangladesh and several other countries. चीन को भी उतना ही समझते हैं जितना चाय में चीनी हम लोग समझते हैं, उतना ये चीन को भी समझते हैं, क्योंकि बाकी के साथ इसको भी. He wrote articles on Islamic terrorism, left-wing extremism, and on Islamic State. He is a strategic analyst and delivering lectures and training academics of Central Police Organizations and Intelligence Organization of India and abroad. At present, he is associated with India Strategic Defense Magazine, which is an authoritative monthly magazine on defense, nuclear energy, and international affairs. He was retired as director from Cabinet Secretariat and remained posted at several places in India and abroad. मेरे थर्ड जो पैनलिस्ट हैं, मयंक जी को मैं हरदम कहता हूं कि ये करीब करीब फौजी हैं, बिकॉज पास्ड आउट फ्रॉम अ सैनिक स्कूल, डूइंग डिफेंस, वर्किंग एज अ डिफेंस रिपोर्टर फॉर सो मेनी इयर्स. सो मैं करीब करीब इनको फौजी ही मान लेता हूं. एक जो होता नहीं है ऑनररी डिग्री टाइप, इनको भी ऑनररी हम लोग फौजी मान लेते हैं. ही इज देयर टू बेसिकली, ये इनका, मैं इनको एज अ सेफ्टी नेट रखता हूं. मुझसे कहीं गलती हो जाए तो मैं विल टेक केयर ऑफ दैट, उसको संभाल लेंगे. आज हम लोग पाकिस्तान पे इसलिए बात कर रहे हैं कि बहुत से कम दर्शकों को शायद ये पता हो कि हमें आजादी मिली 47 में, हमारी डोमिनियन स्टेटस खत्म हो गई 1949 26 नवंबर को, और हम रिपब्लिक हो गए 26 जनवरी 1950 में. पाकिस्तान की जो डोमिनियन स्टेटस थी वो 1956 में खत्म, और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन आया वो उस समय आया. और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आने के 2 साल के अंदर उनके यहाँ मिलिट्री कू हो गया. दे हैड 4 मेजर मिलिट्री कूज, छोटे मोटे तो छोड़ दीजिए, जहां 10-10 साल जनरल साहब लोगों ने वो किया. जो पहला मिलिट्री कू हुआ था उसमें रिटायर्ड मेजर जनरल, उस समय उनके प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा थे, और फिर उन्होंने डिक्लेयर किया मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 में, और फिर जनरल अयूब आ गए थे, जो बाकी लोगों को पता है. मैं बीच बीच में इस बात को आगे बताता चलूंगा. सबसे पहले मैं आना चाहूंगा जनरल साहब आपके पास, जनरल अस्थाना के पास, सिर्फ ये समझने के लिए कि उनकी जो मतलब उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इट इज हेडेड बाय सर्विंग जनरल्स.
मतलब उनके यहाँ जो परवेज मुशर्रफ साहब थे वो जनरल थे, यहिया खान साहब, जियाउल हक साहब, ये जनरल अयूब, ये सब लोग सर्विंग जनरल थे और देश के हेड ऑफ स्टेट भी हो गए थे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। तो इससे क्या फौज को बहुत ताकत मिलती है वहां पे, जो हमारे यहाँ शायद थोड़ा फौज के ऊपर अंकुश रहता है, बिकॉज दी यू मतलब द इंडियन फोर्सेस वर्क अंडर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखिए, भारत में जो भारत की फौज है वो देश की फौज है और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ये बड़ी हुई है। जहां तक पाकिस्तान की फौज है और पाकिस्तान का जो सिस्टम है, आपने बिल्कुल सही कहा शुरू में, जैसे पाकिस्तान जैसे ही आजाद हुआ उसके बाद में उनके यहाँ कू हो गया, और उससे पहले उसके बीच की एक मैं थोड़ा सा एक चीज कवर करना चाहूंगा। शुरू में इनका ख्वाब था कि ये भी एक सेक्युलर स्टेट हो, जिन्ना साहब का तो ये ख्वाब था, लेकिन जैसे ही ये कहानी शुरू हुई तब ये इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान बन गया। और जब जनरल जियाउल हक साहब के टाइम में उन्होंने इसको जो है एक रेडिकलाइजेशन को एक स्टेट इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब उनका मकसद क्या है? पाकिस्तान आर्मी शुरू से ही, जैसा कि अगर पाकिस्तान की पूरी जिंदगी देखी जाए उसमें से तकरीबन 40-45% टाइम में तो डायरेक्टली पाकिस्तान के जनरलों ने राज किया है और बैलेंस टाइम में इनडायरेक्टली जनरलों ने राज किया है। और उसका कारण ये है कि 71 से पहले जब भी ये कहानी चलती थी, तो जब ये कू हुए थे तो इनसिक्योरिटी सी थोड़ी थी वहां पे। 71 के बाद में क्या हुआ कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान के दो हिस्से कर दिए और 93,000 प्रिजनर्स पाकिस्तान के हमारे पास थे। किसी भी आर्मी के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। अब क्या हुआ कि उसके बाद से पाकिस्तान के जनरलों ने यह कहना शुरू कर दिया कि देखिए, हिंदुस्तान हमारे एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है और अगर इस आर्मी से, हिंदुस्तान की आर्मी से कोई आपको बचा सकता है तो वो मैं ही बचा सकता हूं, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी बचा सकती है। और क्योंकि हम आपका को बचा सकते हैं, इसलिए पावर स्ट्रक्चर में, फॉरेन पॉलिसी में हमें ही होना चाहिए। तो या हम गवर्नेंस में डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, लेकिन अगर हम नहीं हैं तो देश की एग्जिस्टेंस खतरे में। धीरे धीरे साथ के साथ क्या हुआ कि जब भी पॉलिटिशियंस आए और सिविल मिलिट्री जब रूल हुआ वहां पे, तो पॉलिटिशियंस के करप्शन के कारण फिर और लोगों का जो भरोसा था वो उनके ऊपर थोड़ा सा कम होने लगा और फिर उनको लगने लगा कि ये जो जनरल हैं शायद यही हमें बचा पाएंगे। हालांकि जनरल भी उतने ही ज्यादा करप्ट हैं। आज की डेट में जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है, उसके बाद में नंबर 2 एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फौजी फाउंडेशन है। जो आर्मी का जो पैसा है वो सबसे ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसा नहीं है, जनरल्स भी उनके उतने ही करप्ट हैं। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जब जनरल्स का एक पकड़ हो गई गवर्नेंस के ऊपर, तब उन्होंने इस तरीके से पूरा ढांचा बैठा दिया कि अब हर जगह उनका आदमी बैठा हुआ होता है। नवाज शरीफ की इंक्वायरी होगी तो भी वो आईएसआई का ब्रिगेडियर करेगा, दूसरी साइड से भी एक ब्रिगेडियर बैठेगा। तो इस तरीके से कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इन्होंने जिसके ऊपर इनका काबू नहीं। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है और इस कारण से ये पाकिस्तानी फौज का, आपने एक सवाल पूछा, बड़ा अच्छा सवाल है कि इससे फौज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। फौज के प्रोफेशनलिज्म के ऊपर फर्क पड़ता है। जहां तक भारत की आर्मी का सवाल है, मैं यूएन में रहा हूं, मेरे साथ पाकिस्तानी अफसरों ने, बहुतों ने काम किया और वो सारे जब हमारे साथ काम करते थे, क्लोजली काम करते थे, वो बोलते थे सर आप तो इतना चल पाते हो, हमारे तो अफसर हैं वो फॉरवर्ड में आते ही नहीं है। अभी कारगिल वॉर हुई, आप सबको पता होगा, ज्यादा से ज्यादा किन यूनिटों के लोग मरे? एनएलआई, नेशनल इनकी जो नदर्न लाइट इन्फेंट्री है। कौन से लोग हैं वो? पीओके के लोग हैं, उनके मरवा दिए। पंजाबी नहीं मरेंगे। पाकिस्तानी फौज में पंजाबियों की ज्यादा चलती है, जो हायरार्की है वो पंजाबियों की है। तो वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा पीछे से रहते हैं और उनके जो जनरल हैं वो थोड़ा सा गवर्नेंस में ज्यादा बिकते हैं, पैसा कहां से कमाना है और गवर्नेंस कैसे करनी है और सिविलियंस को कैसे कंट्रोल में रखना है, इसकी तरफ वो बढ़ गए हैं। तो प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा कम है और यही कारण है कि 93,000 प्रिजनर उस टाइम में हुए, हर लड़ाई में वो हारे। और जब भी कभी लड़ाई की बात होती है, उन्होंने एक कमजोर नियत का सहारा लिया है, जिसे स्ट्रेटेजी बोलते हैं, स्ट्रेटेजी ऑफ द वीक, और वो है टेररिज्म। वो उन्होंने इसलिए इसका सहारा लिया और इसको वो ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट जो इन्होंने बोला था
ज़ियाउल हक साहब ने, और उसके बाद में वो इसको बढ़ाते रहे। थैंक यू सो मच जनरल साहब। मैं वर्मा साहब आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है आईएसआई, जिसका रोज नाम हम लोग सुनते हैं, और आम आदमी को आईएसआई लगता है कि कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब हिंदुस्तान में एक एवरेज आदमी पूछिए, उसको लगता है आईएसआई इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। और प्राइमरली उनका एक सर्विंग जनरल, मतलब उनका एक 3 स्टार जनरल जो सर्विंग होता है, वो इस आईएसआई को हेड करता है। और एक ताज्जुब वाली बात यह है कि वहां का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स दिस आईएसआई हेड इन कंसल्टेशन विद द जनरल। हमारे यहाँ एक साहब जनरल को कैबिनेट और राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल में फौज में सारे अपॉइंटमेंट फिर इट इज विद इन दी 4 वॉल्स ऑफ आर्मी। अब वहां पे ये भाई साहब अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो जो बेसिक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि फिर आईएसआई क्या वो उस पॉलिटिकल मोटिव, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो फौज का हो नॉन फौजी हो, वो तो फिर उसके इशारों पे काम करेगा। और सर जरा मैं आईएसआई के बारे में भी थोड़ा समझना चाहूंगा। देखिए, अगर आईएसआई के बारे में आपको देखना है तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ आईएसआई। आईएसआई को जनरल अयूब साहब ने बनाया था, और ये इट इज इनफैक्ट इंडिया सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन काम ही ये है कि वो इंडिया के बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठी करे। परंतु पहले जमाने में जब इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उनका काम होता था इंटेलिजेंस कलेक्ट करना। पर वक्त के साथ में अभी बदल गया। अभी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बहुत सारे काम करता है, और खास तौर से आईएसआई जो है उसका मेन काम जो है वो इंडिया के अंदर उन्होंने एक लो इंटेंसिटी वॉर छेड़ी। जिस समय आईएसआई बनी थी तब इसका इंचार्ज एक ब्रिगेडियर लेवल का होता था। अब इसका इंचार्ज सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल होता है, जो कि सर्विंग जनरल का सबसे क्लोज होता है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है, देखिए कि हमेशा अभी भी कुछ दिनों पहले जब वहां के फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब ने सऊदी अरेबिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया, तो उसको दूर करने के लिए, उनको सऊदी अरेबिया से अपनी दोस्ती कायम कर रखने के लिए फौरन जनरल साहब गए, इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्लस आईएसआई चीफ, ये दोनों जने वहां पे गए थे। ये बात दूसरी है कि वहां पर उनको एक ठीक तरीके से रिसीव भी नहीं किया गया। जो उनके क्राउन प्रिंस थे, जो सबसे पावरफुल है, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। ये मुख्तलिफ बात है। अगर आईएसआई के बारे में देखिए तो अगर हम लोग क्या हिंदुस्तान में होता तो हिंदुस्तान से कोई मिनिस्टर जाते, प्राइम मिनिस्टर जाते, कोई इस तरह से जाते अगर हमको वाकई उनसे ताल्लुकात अच्छे करने होते। लेकिन वहां पर ताल्लुकात अच्छे करने के लिए आईएसआई चीफ और आर्मी के चीफ है। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाइए, उन्होंने ये समझ लिया है, आईएसआई ने और पाकिस्तान की आर्मी ने ये समझ लिया है कि वो इंडिया से लड़ करके नहीं जीत सकते। जैसा जनरल अस्थाना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात बोली कि वहां पर आर्मी का इतना बोलबाला है और वहां के इतना ज्यादा करप्शन हो गया है वहां की आर्मी में, और वहां के आर्मी ऑफिसर्स ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि वो अब लड़ना नहीं चाहते। मुझको याद है कि एक समय में डॉन के अंदर पेपर में ये आया, क्योंकि जब ये जनरल नियाजी, जिसको कि पाकिस्तान में टाइगर नियाजी बोलते हैं, वो उन्होंने जब 93,000 लोगों के साथ सरेंडर किया, तो ये हुआ उन्होंने सरेंडर किया क्यों? अगर वो 93,000 फौज से लड़ते रहते तो बहुत समय तक लड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने, डॉन ने ये लिखा कि उन्होंने इसलिए सरेंडर किया, उन्होंने कहा कि जो मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया उसका क्या होगा, और वो सरेंडर करके आ गए। अब दूसरे पॉइंट पे मैं आऊंगा कि उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत तरह से आपके स्लीपर सेल बना लिए हैं, जिसको कि हम लोग इंटेलिजेंस पार्लर में सपोर्ट एजेंट बोलते हैं। जब भी वहां से कोई एक्शन एजेंट आता है तो उसका सपोर्ट एजेंट होता है। आईएसआई के ऑपरेशंस इंडिया में चल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से चलाते हैं वो लोग। आपके खालिस्तान को बनाने की उन्होंने कोशिश करी। इसके अलावा वो आपका ड्रग्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। इनफैक्ट ड्रग्स में वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि नवाज शरीफ साहब ने एक जगह पे लिखा कि जब वो प्राइम मिनिस्टर हुए
तो आईएसआई के चीफ के साथ में जनरल जो वहां के थे वो आए और उन्होंने आके इनसे रिक्वेस्ट करी कि साहब हमको ड्रग की स्मगलिंग बरकरार रखने दीजिए। उन्होंने कहा भाई क्यों? बोले साहब ड्रग की स्मगलिंग अगर हम बरकरार नहीं रखेंगे तो हम लोग जो है वो इंडिया में पूरे ऑपरेशन नहीं चला पाएंगे। तो इंडिया में ऑपरेशन चलाने के लिए वो लोग ड्रग की स्मगलिंग करते हैं और जो ड्रग से वो स्मगलिंग से पैसा अर्न होता है उससे वो आपके टेररिज्म को बढ़ाते हैं। और उसमें से एक ये भी है कि उसका एक शेयर जो वहां के सीनियर आर्मी ऑफिसर थे वो उसको ले लेते। ये एक किताब में बाद में जनरल जियाउल हक साहब के मरने के बाद में एक किताब लिखी गई। उस किताब में लिखा गया कि जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर था उसको जनरल जिया की वाइफ अपने भाई की तरह मानती थी और इस तरह से वहां पे ड्रग स्मगलिंग इंडिया में की जाती है क्योंकि ड्रग का पैसा उधर जाता है। इस टेररिज्म अभी एक वहां पर एक और सिनेरियो इकट्ठा हो गया है। अभी पाकिस्तान खुद अपने आप से लो इंटेंसिटी वार छेड़े हुए है और उसको अब चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी एमएसएस उनको सपोर्ट कर रही है। पहले एमएसएस डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही थी, अब उन्होंने आगे बढ़ा दिया है आईएसआई को और आईएसआई वाले इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे आईएसआई के एजेंट पकड़े, हम लोगों ने बहुत सारे उन लोगों को पकड़ा जो आईएसआई के लिए एजेंट रेस करते थे और परंतु वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लोग वहां से आते रहते हैं, टेररिज्म फैलता रहता है और इसके लिए हम लोगों का काफी प्रयास है और उनके ऑपरेशन बराबर चल। थैंक यू वर्मा साहब। मैं मेरे एक दो दर्शक ये पूछ रहे हैं कि टॉपिक दाऊद पे था। आप लोगों को समझाने के लिए दाऊद तो कल्मिनेट होगा वहां पे, लेकिन दाऊद तक पहुंचने के लिए ड्रग मतलब अगर किसी देश की फौज ड्रग ट्रैफिकिंग में खुद लग रही है, अगर किसी देश का मतलब तो बेड़ा गर्क होने में कोई जरूरत नहीं है, फिर किसी और दुश्मन की उसको जरूरत नहीं है। दाऊद पे भी आएंगे, लेकिन जरा बैकग्राउंड आप लोगों के लिए कर लें क्योंकि हमारे कुछ वो कह रहे हैं दाऊद पे था। हम लोग इस उसमें दाऊद बॉम्बे में किसको क्या क्या वो सब पिक्चर में अच्छा दिख जाता है, वहां पे ज्यादा ड्रामेटिक है। यहाँ पे हम लोग ग्राउंड रियलिटी की थोड़ी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मयंक जी, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा। पाकिस्तान में ये बहुत अचंभे की बात है कि पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1970 में हुआ, हिंदुस्तान के आजादी के करीब 23 साल बाद। मतलब इट इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग। और वो जब 70 में हुआ उसके बाद मतलब वो जैसे ही वो इलेक्शन खत्म हुआ और ये सब शुरू हो रहा था तो वहां पे यहिया खान ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। अब वो इलेक्शन हो गया। एक इलेक्शन के समय 71 वॉर के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत से लोगों को चाहते हैं। ये उन्होंने खत्म किया था, पहले कमांडर इन चीफ होता था पाकिस्तान में। 71 में भुट्टो मेक इट लाइक चीफ ऑफ स्टाफ 4 स्टार, क्योंकि तो वो चीफ ऑफ स्टाफ और कमांडर इन चीफ में टेक्निकली क्या फर्क है? क्योंकि फिर जैसे हमारे यहाँ चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ वो नेवी, मतलब चीफ ऑफ स्टाफ बोला जाता है। कमांडर इन चीफ और चीफ ऑफ स्टाफ वो ये 71 से पहले कमांडर इन चीफ लोग बोलते थे अपने हेड ऑफ मिलिट्री वाले को। इसमें फर्क क्या है कमांडर इन चीफ और चीफ ऑफ स्टाफ? मयंक जी आपसे। हाँ, जब ब्रिटिशर्स देखिए इंडिया में जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो तब उनके यहाँ जब रैंक जो उनका जो मिलिट्री कमांडर होता था ब्रिटिशर्स का भारत पे रूल करने के लिए, उसको वो रैंक या पोजीशन दी गई थी, डेजिग्नेशन कमांडर इन चीफ की। अभी चीफ ऑफ स्टाफ जिसको कहते हैं आप एक्चुअली हमारे भारत का, वो एक्चुअली स्टाफ का चीफ है, ऑपरेशनली मतलब चीज़ों को। और हमारे यहाँ चेंज होते होते 50s में सारी चीज़ें, जैसे नेवी में अपने चीफ आए एक टाइम पे, टिल सम टाइम हमने भी ब्रिटिशर्स को रिटेन किया था यहाँ पे और उनके ऑफिसर्स हमारे यहाँ कमांडर इन चीफ उसी पोजीशन को लेके चल रहे थे। लेकिन जब भारत का अपना चीज़ें स्टार्ट हुई, उनके ऑफिसर्स जो है वो खुद उन्होंने पोजीशंस लेनी स्टार्ट की और इस लेवल पे पहुंच गए क्योंकि बहुत जल्दी प्रमोशंस हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और मेजर जनरल्स तक हमारे ऑफिसर्स पहुंचे थे और उसके बाद वो उस पोजीशन पे आए और उन्होंने अपना चार्ज लेना शुरू किया।
तो वो जो ब्रिटिश स्टाइल ऑफ डीलिंग होता था और चीजें थी, रैंकिंग पोजीशंस थी, उन्होंने पाकिस्तान ने उसको मेंटेन किया। उनके एडवाइजर्स तब भी बहुत लंबे समय तक ब्रिटेन के ही लोग रहे, ब्रिटिश लोग रहे। और उस फॉर्मेट में उन्होंने, देखिए आप स्टार्टिंग से, जैसे आप ही लोग आपने बताया कि किस तरह से मार्शल लॉ लगता रहा, चीजें आर्मी के हाथ में ही पोजीशन रही। डिस्टर्बेंसेस का आलम ये रहा कि अभी तक वो परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम तक वो डिस्टर्बेंसेस अभी तक चल रहे हैं। और इतना मतलब इतने हाल फिलहाल की मार्शल लॉ का रूल उनके यहाँ चल रहा है और एक जनरल साहब उनके यहाँ रूल कर रहे हैं। तो पूरा, तो अगर आप नोटिस करें तो इन्फ्लुएंस जो है वो पूरी तरह से फौज का ही रहा है वहाँ, पाकिस्तान फौज का। लेकिन जो अहम चीज आप तीनों ने बात कह दी है और शायद वो दर्शक नोटिस कर रहे हो, सबसे अहम चीज है ये जो मिलिट्री सेटअप जिसकी बात आप कर रहे हैं कि कमांडर चीफ उनका 70s में हटाया गया है। भारत में वो मिलिट्री सेटअप जो है वो एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आया और उनके यहाँ जो है उस डेमोक्रेटिक सेटअप को कभी बिल्डअप ही नहीं होने दिया गया। तो ऑर्गेनाइजेशनल जो डेप्थ होती है किसी देश की और इंस्टीट्यूशनल डेप्थ होती है किसी देश की, वो उसका भारत एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से हमारी फौज, और इसके लिए हमें तारीफ करनी चाहिए हमारे जो फोर फादर्स रहे हैं इस फौज के और जिन्होंने इंस्टीट्यूट किया इस फौज को, भारतीय इंडियनाइजेशन किया था, कि उसको इतना अपॉलिटिकल बनाया। और हमारे जो फौज से उन्होंने उसको उतना ही बखूबी, उतना ही डेडिकेशन और डिवोशन से उसको फॉलो किया कि वो हमेशा ही अपॉलिटिकल रहे। और आज भी उस चीज की साख और उस चीज की जो प्राइड है वो हमारे ऑफिस में दिखाई पड़ती है। उसको प्राउडली कहते हैं कि वी आर ए पॉलिटिकल आर्मी। एक जो और अहम चीज है, जो जिन्ना साहब का जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर हम जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान की हम डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब उसको पूरे इस माहौल को समझने के लिए हमें उस बीज जो पाकिस्तान लगाया गया 47 में हम जाते हैं। पास्ट में क्या रहा, कैसे वो डिवीजन हुई, कैसे वो ब्रिटिशर्स ने कब उसको मुस्लिम लीग हुई और क्या क्या चीजें हुई, उसको हम छोड़ रहे हैं। बात कर रहे हैं कि जब जिन्ना साहब गए और उनका जो रिसेप्शन हुआ पाकिस्तान में, कहा जाता है कि जो हुजूम उमड़ा था वो एक उदाहरण बना। और साल भर में, और जब उनकी जिस गाड़ी में कहा यह जाता है कि एम्बुलेंस में वो जा रहे थे, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, उसको किसी को पता नहीं था कि उनका जो कायदे आजम है वो उस गाड़ी में है और उसको इलाज की आवश्यकता है। किसी को कोई फर्क नहीं था, गाड़ी खराब हो गई थी। और उनके जो लॉ सेटअप हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो मंडल साहब थे जो कि हिंदू थे, उन्होंने बनाया। आज आलम यह है कि जिस आईएसआई की आप बात कर रहे हैं और जिस फौज की बात कर रहे हैं, अगर आप उसको ये कहें कि सबसे बड़ी मुसीबत क्या है पाकिस्तान की, तो आप एक शब्द में कह सकते हैं, या दो उन शब्दों में, पाकिस्तान आर्मी का जो उनका जो लालच है, उनका जो इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रक्शन है, उनका जो अलग अलग तरीकों से या अलग अलग सिस्टम इजाद करके देश को अपने कब्जे में रखना है, वो है। हालांकि ये कई बार रिपीट किया जाता है कि देश जो है उनकी सेना होती है, और पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि वो सेना है जो देश रखती है अपने अंदर, और आईएसआई जो है उसका वो स्ट्रक्चर है जिसके सहारे वो चीजों को अपने कब्जे में रखती है। अब इन दोनों चीजों को, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की जब आप बात करते हैं, तो आप उसके नेबरहुड को कभी नहीं छोड़ सकते। जो उसका डिस्ट्रक्शन का जो असर है वो अफगानिस्तान, उधर ले लें आप उसको, ड्यूरन लाइन के उस तरफ, उस पर वो असर देख लें आप अफगानिस्तान का के ऊपर, और दूसरी तरफ भारत जो जम्मू कश्मीर की जो हालात है वो उन्हीं की वजह से बनी हुई है। और क्यों? क्योंकि जैसा कि जनरल अस्थाना ने पहले ही बताया कि पाकिस्तान आर्मी ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि, और दुश्मन से वो पाकिस्तान आर्मी है, उसको आप सब चीजें उसको सुनिए, वो जो कहे उसको मानिए, पावर्स दीजिए उसको, और जब चाहे वो अपने जिस तरह से अपनी मौज बढ़ाए, जहां चाहे वो अपनी जमीन कब्जा करे, जिस बिजनेस में चाहे। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान अगर कह दें कि जनरल से, तो ये गलत नहीं हुआ। उन्होंने उस पूरे स्टेट को दोहन करने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, मैं मतलब मुझे थोड़ा सा
अजब सा लगता है कि आप हालत सोचिए उस पाकिस्तान देश की जहाँ फ्यूडलिज्म हुआ, और इन पाकिस्तान के फौजियों ने और मायोपिक जो लीडरशिप रही पाकिस्तान आर्मी की, उसने उस देश की आम जनता के साथ कितना अन्याय किया है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब। मयंक जी का थोड़ा कनेक्शन टूट गया है। मैं जनरल साहब आपके पास आ रहा हूँ। जनरल साहब एक चीज और समझना चाहेंगे, मैं ये सारे क्वेश्चंस इसलिए कर रहा हूँ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं। देखिए भुट्टो आ गए, भुट्टो ने आके शिमला एग्रीमेंट कर लिया और वापस चले गए। फिर वहां पे पाकिस्तान में फिर एक कू हुआ जुलाई 1977 में, और कू किसने किया? जनरल जियाउल हक ने। और जनरल जियाउल हक वो जनरल थे जिनको भुट्टो साहब ने 17 जनरलों से रिजाइन करवाया था और उनको जनरल बनाने के लिए, और उन्होंने 2 साल के अंदर ही भुट्टो साहब को टंगवा दिया, मतलब उनको सूली पे लटका दिया। अब उनका प्लेन क्रैश हुआ 1988 में। मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे बात कर रहा था, एक प्रोफेसर इशरत हैं, वो वहां पे स्टॉकहोम स्वीडन में पढ़ाते हैं, पाकिस्तानी हैं। उनकी कहीं टॉक आ रही थी, मैं ऐसे ही सुन रहा था। वो कहे कि वो कभी हिंदुस्तान आए थे और किसी जनरल के घर गए थे, तो कहने लगे मुझे ताज्जुब हुआ कि हिंदुस्तानी जनरल जो रिटायर हुए थे वो 3 बेडरूम के घर में रहते हैं। और वो नोएडा, उन्होंने कहा कि दिल्ली के पास एक कोई जगह नोएडा थी, मैं वहां गया और वो इंडिविजुअल बंगलो भी नहीं था, वो तो फ्लैट था। कहने लगे हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जनरल होते हैं ये तो 200 एकड़ के घर होते हैं और सबका विदेश में पैसा होता है। मैं यहां से अब आपके पास आ रहा हूं क्योंकि ये जो दाऊद वाला एंगल है, या ये, क्योंकि अगर आपको इतना पैसा कमाना है तो ये पैसा कोई सिविलियन या कोई मंदिर के उससे तो मिलेगा नहीं, या मस्जिद के उससे। तो कहीं ना कहीं आपका किसी ना किसी तरह से फौज का इस तरह के मिलिटेंसी से या गैर कानूनी लोगों से या इस तरह के लोगों से आपको उठना बैठना होगा, जिसमें दाऊद का रोल आता है। तो क्या ये पाकिस्तान में जो इतना पैसा कमाते हैं जनरल लोग, आप लोगों को ज्यादा पता होगा, क्या ये सही है कि इतना पैसा कमाते हैं? देखिए, पाकिस्तान आर्मी इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। एक तो रेडिकलाइजेशन है और दूसरा करप्शन है। अभी दाऊद का दोनों ही में पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको, उसकी यूटिलिटी है। अभी अगर उन्हें स्मगलिंग करानी है, ड्रग पेडलिंग करानी है, इन दोनों में दाऊद का काफी अच्छा नेटवर्क है, तो वो जो डी नेटवर्क है उसका इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं। दूसरे, अगर एक्स्ट्रा पैसा कमाना है तो एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए भी इसी नेटवर्क का पैसा, जैसे कि अभी एक और पैनलिस्ट ने बताया, तो वो भी इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि किसी भी आर्मी के लिए मेरे विचार से अगर हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखें तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मेरे विचार से एक फ्लैट में रहना कोई ऐसी अजीब सी बात नहीं है। आज की दुनिया में लोग अपने बंगले छोड़ के फ्लैट में आ रहे हैं क्योंकि फ्लैट इतना काफी है। और जितनी जिंदगी में एक आदमी को जरूरत है उतनी जरूरत जो है वो भारत की फौज जो है वो अच्छी तरीके से दे देती है, और जो आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। लेकिन एसेंशियल रिक्वायरमेंट के बाद जहां तक ग्रीड की बात आती है, ग्रीड की लिमिट कोई नहीं है। अब पाकिस्तान आर्मी जो है वो अभ्यस्त हो गई है ग्रीड के लिए, तो ग्रीड की जो लिमिट है उसके लिए दाऊद जैसे आदमियों के साथ हाथ मिलाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि और कहीं तो पाकिस्तान आर्मी में तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो तो इस लायक है नहीं। अब आप देखिए इसका क्या असर पड़ा। चीन पाकिस्तान की फौज ने अपने आप को, अपने देश को चीन को बेच दिया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जगह मैं उसे एक्सप्लॉयटेशन कॉरिडोर बताऊंगा, क्योंकि 60-62 बिलियन जो इन्होंने लिया है उन्हें $80 बिलियन उनको वापस करना पड़ेगा। अभी चीन से इन्होंने $1 बिलियन और लिया। सऊदी अरेबिया ने जब पैसा वापस मांगा उसके बाद में चीन ने क्या करा, उनसे साइन करवा लिया $6.8 बिलियन का प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट कौन देख रहा है? पाकिस्तान आर्मी। सीपीसी कौन देख रहा है? पाकिस्तान आर्मी। अब ये सारा का सारा, और पहले भी चीन बोल चुका है कि तुम लोग पैसे ज्यादा खाते हो, बट वो बात अलग है। लेकिन इतना, इससे क्या होना है, चीन को बड़ा दिमाग में बहुत क्लियर है, ग्वादार उन्होंने साइन करा लिया, अब वो कुछ और जमीन ले लेंगे, तो वो इनको डेब्ट ट्रैप में डालते जाएंगे। और आपको विश्वास नहीं होगा, पाकिस्तान का पूरा डेवलपमेंट बजट $7.9 बिलियन का है, उसमें से $6.8 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चीन लेके चला गया। तो इतनी बुरी तरीके से उन्होंने ऐसे डाल दिया है, पाकिस्तान के देश को एक गुलाम बना दिया है।
और जिस गुलामी से 1947 में बाहर आए थे वो नए सिरे से शुरू हो गई है। अब आप ये देखिए, आज की डेट में उनके पास सोवरेनिटी नाम की कोई चीज नहीं है। उनका लेबर पाकिस्तान आर्मी के जवान को पीटता है और अपने जनरलों के पास वो जाता है, जनरल बोलते हैं नहीं यार तुम लेबरर के ऊपर हाथ नहीं उठाना, चीनी चाहे जो करता है करने दो। उनकी 10,000 लेडीज, 10,000 आदमी गए कि जी हमारी लेडीज हैं वो रही एजुकेशन कैंप में उइगुर में बैठी हुई हैं, उनको कृपा करके छुड़ाइए। इमरान खान को पास गए वो, इमरान खान बोलता है यार मुझे नहीं मालूम और मेरे पास मत आना इसके लिए, क्योंकि चीन के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते। अब इसी को जो फ्रीडम जैसे बोलते हैं ना, फ्रीडम नाम की चीज तो चली गई। अब यही सोवरेनिटी है, संप्रभुता जब हम बोलते हैं कि चली गई तो वो यही है। इसके अलावा इससे ज्यादा और क्या एग्जांपल हो सकते हैं। अब जो कुछ भी वो बोलेंगे वो इन्हें करना पड़ेगा। अब वो बोलते हैं कि आप हमारा हथियार खरीदो, पूरी दुनिया में कोई चीन का हथियार खरीदने को तैयार नहीं है। जो जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, जो छोटे मोटे AK-47 वगैरह हैं, इस किस्म के हथियार तो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन उनका कोई हवाई जहाज नहीं खरीदता पूरे वर्ल्ड में। अब वो पाकिस्तान को बेच दिया जबरदस्ती, उसका भी पैसा चाहिए। अभी उनकी अपनी जो सबमरीन जो चीज वो बनाएंगे वो इनको खरीदनी पड़ेगी। तो अब इन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 बना दिया है इन्होंने, चीन ने, जो पाकिस्तान के ऊपर जो अतिक्रमण किया है। इसीलिए मैं बार बार हमेशा बोलता हूं, हर एक चैनल पे बोलता हूं कि पाकिस्तानियों कम से कम समझो, अगर आप लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हो, कि तुम्हारा खतरा जो है वो हिंदुस्तान से नहीं है, आपको खतरा है चीन से, क्योंकि चीन ने आपको गुलाम बना दिया। हमने तो आपसे सिर्फ लेना है वो कश्मीर का हिस्सा जो हमें एक्सीड किया गया था महाराजा हरीश सिंह ने, क्योंकि वो आपका हिस्सा नहीं है। और चीन ने क्या, लेकिन आपसे पूरा देश ले लेना है। तो ये इतना बड़ा खतरा आपके सामने मौजूद है। और क्यों है ये खतरा? क्योंकि आपके जनरल जो हैं वो कश्मीर का राग अलापते रहते हैं, क्योंकि अगर वो कश्मीर की बात नहीं करेंगे तो ये नहीं रहेगा कि भाई जो थ्रेट थ्योरी है, बोलते हैं इंडिया थ्रेट थ्योरी, कि हमें इंडिया से डर है इसलिए हमें पावर में होना चाहिए, तो वो लॉजिक उनका काम नहीं करेगा। तो देश की जनता सवाल पूछना शुरू कर देगी कि क्यों डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो है ये, इस कारण से उन्होंने पूरा पाकिस्तान जो है वो जनरलों के हवाले किया और जनरलों ने उसको चीन के हवाले कर दिया है। अब उनको फायदा क्या हो रहा है? पैसे आ रहे हैं, घर बना लिए उन्होंने पूरे विश्व में। और आपने देखा होगा, हालांकि अमेरिका इनको डंडे लगाता रहता है, लेकिन अमेरिका से बहुत ज्यादा डरते हैं ये, क्योंकि सबने अपने घर खरीद रखे हैं अमेरिका में। अमेरिका ने सिर्फ एक काम करना है, अमेरिका के पास बहुत ही बड़ा नुस्खा है कि सब जनरलों को जो है सैंक्शन कर दो ना, अगर वो उनके सबके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं तो इसलिए इनकी एकदम जान निकल जाती है जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ बात करते हैं। तो ये इनकी जनरलों की असलियत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक वर्मा साहब, आपके पास भी एक और प्रश्न है। ऐसा कहा जाता है कि जो ISI है वो दुनिया का सबसे बड़ा, इन टर्म्स ऑफ स्टाफ, वो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। कहा जाता है कि 10,000 से ज्यादा डायरेक्ट स्टाफ है और जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, मतलब वो उनके जो बाकी लोग हैं अंडरकवर, जिनका नाम नहीं होता है, वो अलग से हैं। अब इतनी बड़ी उसको लेके दाऊद, क्या ऐसा कहा जाता है कि ISI में बहुत ज्यादा दखलंदाजी है, दाऊद की बहुत पकड़ है, और सबसे बड़ी चीज जो उनके यहाँ है वो मिलिटेंसी है, क्योंकि शायद दाऊद उनके सबसे ज्यादा काम आता है ये ड्रग के बाद अगर, तो मिलिटेंसी में। तो क्या ISI में दाऊद का एक बहुत कंट्रोल है? आप रहे हैं अंदर तो आपको ये पता होगा थोड़ा बहुत। देखिए, इस समय में क्या है कि दाऊद इतने साल से उन्होंने आपका पाकिस्तान में पनाह ले रखी, उनको पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड दाऊद को काफी, क्या नाम, लोग ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान की बदनामी भी दाऊद की वजह से बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान ने दाऊद को बहुत सारे पासपोर्ट दे रखे। इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है, आप लोगों से काम लेते हैं, बहुत अच्छा काम वो करते हैं, उनसे आप बहुत अच्छा काम लेते हैं, लेकिन जिस समय उनका काम खत्म हो जाता है, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, तो फिर उनके खत्म होने में समय नहीं लगता है। ये आपको बार बार एग्जाम्पल मिलेंगे कि लोगों ने काम लिया, USA ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, अलकायदा उनमें से एक है, अलकायदा के चीफ को USA ने बनाया और बाद में उनको ISI ने पूरी मदद करी,
लेकिन जब ये पाया कि अब अलकायदा के चीफ बेकार हो गए, एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ, उनका खत्म हो गया। अब आ जाइए दाऊद पर। दाऊद ने बहुत काम किया उनके लिए, बंबई को एकदम दहला दिया, हम लोगों के 250-300 आदमी मारे गए, बहुत सारे लोग जख्मी हुए और वो काम हो गया। अब उनकी बदनामी हो रही, परंतु दाऊद पर कोई हाथ नहीं उठा पाता, आंख नहीं उठा पाता। उसकी वजह यह है कि दाऊद ने अभी भी अपनी इंपॉर्टेंस बनाई। दाऊद ने इंपॉर्टेंस दो तरह से बनाई। एक तो उसने बहुत सारे जो वहां के बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान के, उनको एक तरह से खरीदा हुआ है। आईएसआई के, आर्मी के, जर्नल से। दाऊद के बारे में मशहूर है कि दाऊद को पार्टी देने का बहुत शौक है। जब दाऊद दुबई में थे तब भी बहुत बड़ी पार्टी दिया करते थे हमेशा। तो ये सब जर्नल्स वहां आते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये कर रखा है कि अभी भी दाऊद का हिंदुस्तान के अंदर एक काफी बड़ा नेटवर्क है, जिसके के जरिए वो पहले आपका इंडियन फेक करेंसी नोट्स की स्मगलिंग किया करते थे। अभी जब से ये नोट बदल गए हैं 500 और 1000 वाले, स्मगलिंग अब बहुत कम हो गई है, परंतु अब वो ड्रग की स्मगलिंग करा रहे हैं। तो इस तरह से दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि वो दाऊद ने अपनी इंपॉर्टेंस बना के रखी हुई है, क्योंकि दाऊद बहुत श्रूड है। वो ये जानता है वो कि जिस दिन भी उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, एलिमिनेट होने में टाइम नहीं लगता है। इस वजह से दाऊद ने अपना एक नेटवर्क बना रखा है और वो अभी भी उसका स्मगलिंग के अंदर और टेररिज्म के अंदर दोनों में उसका दखल है। तो इसकी वजह से उन्होंने अपना, उनको आईएसआई से भी मदद है। आईएसआई बहुत सारे ऑपरेशन जब लॉन्च करते हैं वो दाऊद की मदद से करते हैं। एक चीज और यहां समझनी चाहिए, जनरली हम लोग ये समझते हैं कि जो सुसाइड बॉम्बर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, आईएसआई की नजर में टेररिस्ट के अंदर सुसाइड बॉम्बर दे आर ओनली पॉन। आईएसआई ने पाकिस्तान में बहुत सारे मदरसे खोले हुए, उनमें से कुछ मदरसे ऐसे हैं जो सुसाइड बॉम्बर प्रोड्यूस करते हैं। मैं आपको यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा। जनरली ये होता है कि जब आपको पता है कि इस आदमी को हम मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, तो आप उसकी खातिरदारी अच्छी करते हैं, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पिलाते हैं कि यार ये तो मरने वाला है। लेकिन नहीं, आईएसआई वाले जब सुसाइड बॉम्बर बनाते हैं तो वो जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उनको वो बहुत तकलीफ में रखते हैं, बहुत गुर्बत में रखते हैं, बहुत गरीबी में रखते हैं, खाने को बहुत कम देते हैं। केवल उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहां पर तुम दिक्कत में हो, यहां पर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन जब तुम जन्नत में जाओगे तो तुमको बहुत तरह के पकवान मिलेंगे, खूब जगह रहने को मिलेगी, ये सारी बातें कहते हैं, पूरे भी मिलेगी। नतीजा क्या होता है कि उनको अपनी जिंदगी से मोह नहीं रहता, क्योंकि यहां पर वो सारे दुख उठा रहे हैं। तो ये भी एक चीज है। तो दाऊद इब्राहिम ने अपनी एक इंपॉर्टेंस बनाई हुई है। उन्होंने दो तरह से बनाई है। एक, वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं हिंदुस्तान में टेररिज्म फैलाने के लिए और ड्रग की स्मगलिंग में। दूसरा, उन्होंने ड्रग की स्मगलिंग इतने बड़े पैमाने पर करता है वो कि उसको काफी पैसा मिलता है और उस पैसे को वो एक तरह से आईएसआई, मिलिट्री जनरल्स को, सबको वो एक हिस्सा देता है ताकि वो पर्सनली भी उससे इंटेप्टेड हो। ये एक चीज है। यहाँ पर एक बात मैं और कहूंगा, आपने अभी कहा कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के डिफरेंस के बारे में। ये बात है 1981 की। 1981 के अंदर अगर आप लोग याद करें तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान आर्मी का फुल ब्रिगेडियर आपको बड़े आराम से स्कूटर पर फुल ड्रेस में जाता हुआ मिल जाएगा। अगर 1981 अर्ली की आप लोग याद करें, मेरे ख्याल से जनरल अस्थाना में एक्ट।
एक हमारे बड़े अजीज थे जो एमईए के थे, उन्होंने ये बताया कि 1981 के अंदर वहां पर पाकिस्तान में जनरल जिया का राज था और उन्होंने समरी मिलिट्री कोड बनाए हुए थे। वहां का कैप्टन, पाकिस्तान आर्मी का कैप्टन टोयोटा करोला गाड़ी चलाता था और उसने इस्लामाबाद में उसका एक बड़ा आलीशान बंगला हुआ। इस्लामाबाद के अंदर जो बंगले उन्होंने बनाए हैं वो बहुत बड़े बड़े बंगले बनाए। तो वहां पर इतना बड़ा, दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस, बिकॉज यहाँ का जो फौजी है वो ईमानदारी से अर्न कर रहा है और वहां के फौजी जो है वो ये कर रहा है। मयंक जी आपसे एक प्रश्न और है, क्योंकि वो थोड़ा सा आप कहेंगे गुगली है या अगर बाउंसर समझिए तो उसको छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो लास्ट मिलिट्री कू हुआ वो 1999 में परवेज मुशर्रफ साहब आ गए और 2008 तक रहे। परवेज मुशर्रफ के समय वही था जब अटल जी वहां गए, लाहौर बस यात्रा हुई और ये हुआ, और जिसको कहते हैं पीठ में खंजर भोंका गया, करगिल हुआ उसके बाद। अच्छा, इसको अगर पैरेलल ड्रॉ करें तो मैं पैरेलल ड्रॉ करता हूं जब चौ एन लाई हिंदुस्तान आए थे और हिंदी चीनी भाई भाई हुआ था और पंचशील की बात हुई थी, और उसी तरह से चीन ने हमारी पीठ पे छुरा भोंका और उस समय इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं था। 99 का इंडिया और 62 का इंडिया में बहुत फर्क था। हम लोग का ज्यादा ध्यान था कि देश को डेवलप करें, ये सब करें, क्योंकि दर्शकों को मैं बता दूं कि यूएस एड मिली थी 1 बिलियन की 54 से या 55 से 64 के बीच पाकिस्तान को, केवल हथियार खरीदने के लिए। हमारे यहाँ जो भी एड या कहीं से कोई लोन आ रहा था तो हम अपने देश को बढ़ा रहे थे, हम सेल, रेल, भेल, बीएमएल ये सब कर रहे थे, पाकिस्तान हथियार खरीद रहा था। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पे नेहरू को ये गाली दी जाती है कि नेहरू ने कर दिया, नेहरू हार गए। तो यहाँ अटल जी का फेलोर नहीं था लीडरशिप का, क्योंकि अगर कोई आपके साथ अनजाने में धोखा दे तो मेरे ख्याल में वो कोई लीडरशिप क्या करेगी भाई। ये तो ईमानदारी से जवाहरलाल नेहरू, ईमानदारी से अटल जी ने ये काम किया था। अब उधर से अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, क्योंकि मैं जरा पैरेलल आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये कई बार हुआ है कि चाइना के साथ हमारी गलती थी, लेकिन गलती अगर चाइना के साथ थी तो पाकिस्तान के साथ भी थी। मैं मयंक जी दोनों के बीच में पैरेलल समझना चाह रहा हूँ। सबसे जो नजदीक उदाहरण है वो है लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख, और ये पैरेलल मैं आपको पाकिस्तान को समझाने की कोशिश करने के लिए कोट करूंगा, और मतलब यही चीज आपको पाकिस्तान चाइना दोनों 62 और 99 दोनों को ही समझाएगी आपको। देखिए, अगर उदाहरण ये है कि चीन के साथ हमारे जो एग्रीमेंट्स स्टार्ट होने, ये पूरा उदाहरण मैं पाकिस्तान के 1962 और 1999 कारगिल और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की विजिट, इन दोनों को समझाने के लिए एग्जांपल 1993 चाइना के एग्रीमेंट्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। चीन के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए वो अब जाके गलवान में आप देखें कि हमने जितने भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अडॉप्ट किए थे, और हम ये सोच के चल रहे थे कि हम भाई अपनी सीमा पर वो हालात पैदा करेंगे कि चीन को खुद लगेगा कि नहीं नहीं, अब हम चीजें जो है शांत हैं, इतने पीसफुल हैं, इसलिए हम चीजों को सॉल्व करेंगे। हमने चीन के साथ तिब्बत का जो ऑटोनॉमी है और जो तिब्बत को जो उनका जो कब्जा है उसको भी उनको वन चाइना वन पॉलिसी में मान लिया। चीजें हैं, ईस्ट तुर्किस्तान है और सिंचियांग जिसको कह रहे हैं, इन सब चीजों को ये सोचकर भारत का ये साइकोलॉजी है, और ये शुरू से रहा है और आज भी वही साइकोलॉजी है कि वो ट्रस्ट पे बिलीव करता है, वो एग्रीमेंट्स पे बिलीव करता है, वो इंटरनेशनल लॉ, गिवन लॉ है, इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉज हैं, इन सब पे बिलीव करता है और उनको फॉलो करता है टिल द लास्ट वर्ड। और यही मुजाहिरा आज भी आप ईस्टर्न लद्दाख में देख रहे हैं कि वो सारे एग्रीमेंट्स को भारत पूरी तरह से मान रहा है, और वहां चीन आता है और घुस के बैठ जाता है। लीजिए, यूनिलेटरल शिफ्ट ऑफ द बॉर्डर्स, यूनिलेटरल चेंजेस अलोंग द बॉर्डर्स। तो कारगिल जब 99 हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे तो वो उस विश्वास से गए थे। अगर आप वो फोटोग्राफ देखें जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है परवेज मुशर्रफ को नवाज शरीफ को गले लगा रहे हैं, उस फोटोग्राफ से आपको साफ झलक जाएगा कि उनके अंदर जरा सा भी नॉट इवन एन आइटा ऑफ डाउट है कि मैं जो कर रहा हूं वो ट्रस्ट वर्दी है, वो गलत है किसी प्रकार से, बल्कि मैं उस लेवल पर जा रहा हूं, ट्रस्ट के लेवल पर,
जहां शायद उसका वापसी हो, और वही तुरंत प्रवेश तरफ करता है। और इनको आज हम देखते हैं वो पहले से ही प्लान हो रहा था चीजें। और सेम आपने कहा कि चावल लाई 1957 से मूवमेंट्स खड़ी होती है, वहां से दलाई लामा भाग के भारत आते हैं, उनको मनाया जाता है, इंडिया मनाता है उनको कि नहीं आप वापस चले जाइए, सारी चीजें सुलझ जाए, सॉल्व हो जाएंगी, और वो वापस चले जाते हैं। और 62 में फिर कोशिश की जाती है, 87 में फिर कोशिश की जाती है चीन। तो जनरल जो एटमॉस्फेयर है इंडिया की तरफ से, वो आप उसको गलत माने या सही माने, लीडरशिप है वो ट्रस्ट पे, लॉस पे और एग्रीमेंट्स पे टूथ एंड नेल बिलीव करती है। तो दोनों ही चीजों को आप उस तरह से ना देखें कि लीडरशिप का डिफरेंसेस हैं, क्या चीजें हैं। ये साइटल बिलीफ की बात है कि भारत अभी भी पीस पे बिलीव करता है, भारत एग्रेशन पे बिलीव नहीं करता है कि वो कब्जा करे और जाके इंजस्टिस करे लोगों के ऊपर। सबसे अच्छा उदाहरण उसका ये है कि जो हमारा जो समझौता हुआ है बांग्लादेश के साथ, बॉर्डर एग्रीमेंट्स हुए हैं और रेजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर्स हुआ है, वो मल्टीपल लेवल पे हुआ है, और जहां आवश्यकता पड़ी उनको ज्यादा हमने जमीन दी, क्योंकि दो राष्ट्रों के बीच में एक शांति की बात है। तो आप ये सारी चीजें मैंने आपको 62 वॉर, चाइना, 99 कारगिल, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की विजिट के साथ में जुड़ी हुई चीजें। थैंक यू जनरल साहब। मैं एक जल्दी से एक प्रश्न और, क्योंकि ऐसा माना जाता है किसी भी देश की फौज हो वो अपने देश के लिए लड़ते हैं, और वो अपने देश के लिए ही मतलब हमारी उस फौज से कभी भी वो नहीं हो सकती है। और सैम मानेकशॉ के तमाम ऐसे इंसिडेंट हैं जब उन्होंने पाकिस्तान फौज को जो 93,000 लोग थे, हमारी फौज बाहर सोई थी, उनको बैरक में सुलाया था। एक नहीं, तमाम इंसिडेंट हैं। और बहुत से वो एनेक्डोट्स हैं, जब वो पाकिस्तान गए तो उन लोगों ने उनको जिस तरह की वो उनका वेलकम किया था, जस्ट बिकॉज की एज अ सोल्जर यू रिस्पेक्ट द अदर सोल्जर। लेकिन शायद पाकिस्तान के केस में अगर मिलिट्री ना हो तो हमारे रिश्ते क्या सुधर सकते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि मिलिट्री के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, चाहे पैसे का हो, चाहे ड्रग का हो, चाहे मिलिटेंसी हो, वो रिश्ते सुधरने नहीं देते हैं। मतलब वहां मिलिट्री इज अ बॉटलनेक। सही बात है, क्योंकि मिलिट्री का इंटरेस्ट इसको से हो गया है। एक जिसे बोलते हैं ना, अगर पावर का चस्का लग जाता है तो आप पावर नहीं छोड़ना चाहते। वही चीज वहां की पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ हो गई है। अब उनको एक पावर का चस्का लग गया है। अब वो और पावर को में रहने के लिए इंडिया थ्रेट जरूरी है। इसलिए वो रेशन अगर सुधर गए तो सब बोलेंगे जी आप तो डेमोक्रेसी हो जानी चाहिए यहाँ पे। अभी मिलिट्री का को तो मेरे विचार से जैसे बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में है वैसे यहाँ की भी मिलिट्री होनी चाहिए, तो फिर उनका प्रभुत्व कम हो जाएगा। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात ये, जहां तक प्रोफेशनलिज्म का सवाल है, इसी के ऊपर, इसी एनेक्डोट पर मेरे विचार से दर्शकों को ये काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। सैम मानेकशॉ एक बार हमारे यहाँ 26 जनवरी में जियाउल हक जब राष्ट्रपति थे उनको यहाँ बुलाया गया था। तो जब ये जो वीआईपी एनक्लोजर था वहां पे जियाउल हक बैठे हुए थे और सैम मानेकशॉ आए वहां पे। जैसे सैम मानेकशॉ आए तो वहां पे उनकी चेयर नजर नहीं आ रही थी। जो प्रोटोकॉल ऑफिसर था उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी ढूंढने में। तो सबसे पहले जो उठने वाले थे वो थे जियाउल हक, और वो खड़े हुए कि सर व्हाई डोंट यू सिट डाउन हियर। तो जहां तक प्रोफेशनलिज्म की इज्जत का सवाल है, वो इज्जत हमेशा रहती है। और उनको भी मालूम है कि हर एक जो प्रोफेशनलिज्म की जहां तक बात है उसमें भारतीय आर्मी की जो दर्जा है वो हमेशा रहता है। और यही चीज मैं आपको, यूनाइटेड नेशंस में भी मेरे साथ बहुत सारे पाकिस्तानी अफसर थे, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा, हमेशा वो मुझे 200% इज्जत दिया करते थे। तो प्रोफेशनलिज्म की जो इज्जत है वो कहीं नहीं जाती है। और वही चीज हम भी देखते हैं हमारे देश में, जब हमारा एक जवान शहीद होता है, देखिए आप क्या पूरा देश उसको किस तरीके से नमन करता है। तो लेकिन ये जो इज्जत है ये हमारी कमाई हुई इज्जत है, प्रोफेशनलिज्म की इज्जत है। पाकिस्तान आर्मी में उनके आदमी का, उनका सोल्जियर का, उन्होंने लाशें लेने से इनकार कर दिया कारगिल में। अब आपके पैसा आपने कमा लिया ठीक है, लेकिन आपके दिल पर क्या बीतती होगी जब आपके मेजर साहब को कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि वो हिंदुस्तान में मर गया या उसने हिंदुस्तान में उसने अपनी जान दे दी लड़ाई लड़ते हुए। तो ये एक बड़ा मामूली सा, बहुत मामूली सा नहीं, काफी बड़ा फर्क है दोनों देशों के बीच में। सेटिस्फेक्शन लेवल जैसे बोलते हैं, काफी इसके ऊपर बातचीत भी हुई है। सेटिस्फेक्शन लेवल
आज जब मैं फौज में हूं, अगर दोबारा भी मुझे जिंदगी में जन्म मिले तो मैं फौजी ही बनना चाहूंगा। कारण ये नहीं है कि मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा या मैं बहुत अमीर आदमी हूंगा। सवाल इस चीज का है कि आज की डेट में ये सेटिस्फेक्शन लेके मुझे जिंदा रहना कि अगर मैं ऑर्डर देता हूं तो एक आदमी मेरे लिए मरने को तैयार है। कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर एक आदमी जितना मर्जी पैसा कमा ले वो ये चीज को कह सकता है और उसको ये भरोसा हो सकता है कि अगर मैंने ये बोला है तो ये होगा। ये भारत का जो कमांडिंग अफसर है ये इस कॉन्फिडेंस को लेके, इस जज्बे को लेके आगे चलता है और इस जज्बे को ही लिए ही हम जीते हैं और इस जज्बे के लिए ही हम अपनी देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। यही है प्रोफेशनलिज्म। थैंक यू जनरल साहब। मतलब आप लोग जब ये कहते हैं तो हम लोगों को भी वो ताकत और हिम्मत मिलती है। मैं वर्मा साहब आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो रिसेंट जहां से ये बात शुरू हुई और इनफैक्ट जहां लीड कर रहे थे, यूएन का एक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और FATF बोलते हैं उसकी ग्रे, मैं अपने दर्शकों के लिए भी, क्योंकि थोड़ा उनको भी मैं साथ में बताता चलूं, उनकी एक ग्रे लिस्ट होती है। उस ग्रे लिस्ट में अभी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात हो रही थी कि उससे ग्रे से ब्लैक में चला जाए। और उसमें क्या है कि अगर ब्लैक लिस्ट में उनको जाना है, ग्रे से अगर हटना है तो 15 वोट उनको चाहिए और अगर ब्लैक लिस्ट में जाने रोकना है तो 4 वोट चाहिए। तो वो 4 वोट उनके पास हो गए हैं। अभी ऐसा लगता है कि यूएन के दबाव, हाँ मैं आऊंगा जनरल साहब आपके पास भी इस पे, यूएन के दबाव में उन्होंने 88 टेरर ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की एक लिस्ट दी और जिसमें दाऊद का नाम भी दिया था एड्रेस के साथ कि कराची में कहाँ कहाँ रहते हैं और क्या क्या है, व्हाइट हाउस और उसके कुछ घंटों बाद ही उसको वापस ले लिया गया। तो उससे ऐसा लगा कि उनका, दाऊद का बहुत ज्यादा प्रभाव है वहां की आर्मी या वहां के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके ऊपर। तो आपको इस सारे वाकयात में दाऊद की वो पकड़ अभी भी है क्या पाकिस्तान में? क्योंकि किसी ना किसी स्टेज पे दाऊद उनके लिए लायबिलिटी होता जा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस एक किसी को खड़ा करती है, बनाती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो आदमी हो, और जिस समय उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है तो वो एक्सटर्मिनेट भी हो जाता है। मैंने इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे खासतौर से अलकायदा कर दिया, उनके चीफ कर दिया। दाऊद इस बात को जानता है, मैंने अभी आपसे 5 मिनट पहले भी यही बात बोली थी कि दाऊद इस बात को जानता है कि अगर उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी तो उसको भी, क्योंकि वो लायबिलिटी तो ऑलरेडी हो गया है, लेकिन उसने अपनी इंपॉर्टेंस बनाई हुई है, डबल तरीके से बनाई हुई है। वो पाकिस्तान को भी फायदा करा रहा है और वहां के जो पावरफुल जर्नल्स हैं उनको व्यक्तिगत फायदा भी करा रहा है। अब सवाल ये है कि FATF वाली लिस्ट के अंदर ये इनका नाम दाऊद का इन लोगों ने गलती से आया, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि दाऊद हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान ने दाऊद को पाकिस्तानी पासपोर्ट दूसरे नाम से इशू किया हुआ है, इसीलिए वो लीगली इस बात को बोल देते हैं कि यहाँ पर दाऊद नहीं है, क्योंकि दाऊद के जगह पर उन्होंने दूसरे नाम से उसको पासपोर्ट दिया हुआ है। उस पासपोर्ट की डिटेल हिंदुस्तान में मौजूद है। इसके बाद में दाऊद के पास में इसके अलावा और मुल्कों के पासपोर्ट भी, ये भी खबर है। लेकिन जहां तक सवाल दाऊद का है, दाऊद की इंपॉर्टेंस अभी है, लायबिलिटी हो रहा है, लेकिन अभी वो लायबिलिटी पूरी तरह से, जो उससे फायदे हैं वो ज्यादा है और लायबिलिटी कम है। जहां तक सवाल देखिए FATF का है, FATF के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन है ही इस बात के लिए कि इस बात के लिए नजर रखी जाए कि टेररिस्ट को कहां से पैसा भेज रहे हैं, कौन पैसा भेज रहा है। पाकिस्तान बराबर टेररिस्ट को मदद करता है। अभी बहुत ज्यादा ये बात थी कि इनको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाए, लेकिन इनको किस्मत से 3 कंट्री मिल गई, चाइना मिल गया, मलेशिया मिल गया और टर्की। इन तीनों ने मिलकर के इनको बचा लिया और वो इन तीनों की वजह से ब्लैक लिस्ट में स्लिप नहीं कर पा रहा है। और एवरी टाइम
FATF उनको ये वार्न करते हैं, वार्न करके 3 महीने का या 4 महीने का एक्सटेंशन देते हैं। अभी सितंबर में फिर होने वाला और सितंबर में वो इन्हीं मुल्कों को बचाएंगे। और इसी वजह से आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया के खिलाफ इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, वो इसीलिए दिया कि सितंबर में उनको टर्की की मदद चाहिए। अगर टर्की की मदद नहीं मिलेगी तो वो स्लिप कर जाएगा ब्लैक लिस्ट में। जहां तक सवाल है ग्रे लिस्ट से आपका व्हाइट लिस्ट में आना, वो एक तो मुश्किल है। क्यों? वो ये चाहते थे, उन्होंने आपका अफगानिस्तान के अंदर यूएस फोर्सेस की विड्रॉल के लिए पूरा मसौदा तैयार कराया, कॉन्ट्रैक्ट कराया, और बाद में कसूरी साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया। उसमें स्टेटमेंट में कसूरी साहब ने बोला कि हमने यूएसए से बोला हमने आपकी पूरी मदद कर दी है, अब आपका समय है कि आप हमारी मदद करें। और उनको यही मदद चाहिए कि यूएसए अपने प्रभाव का FATF में इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से इनको ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में लिया है। परंतु वो यूएसए इस बात की उम्मीद नहीं है कि सितंबर में इतनी मदद कर पाएंगे, क्योंकि 15 नेशन इकट्ठे करना, जैसा आपने कहा, वो बहुत मुश्किल है। थैंक यू जनरल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं, वो मैं वो दिखा रहा, तीन देशों की टिकट की जरूरत है। जी, बता दिया। 4 नहीं था, सॉरी, यहाँ 3 था। नहीं, कोई बात नहीं जी। मैं आपके पास एक अंतिम प्रश्न है, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। 4 जनरल के नाम मैं लूंगा, जनरल अयूब, जनरल यहिया खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ, जो वहां के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे और उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनका बहुत इन्वॉल्वमेंट था। हिंदुस्तान के लिए सबसे खराब तौर पे 1, 2, 3, 4 अगर आप करें, मतलब हिंदुस्तान के लिए सबसे खराब, उससे कम खराब, उससे कम खराब, उससे कम, आप कैसे रैंक करें? मतलब भारत के लिहाज से उनका भारत जो व्यवहार रहा है भारत के प्रति, भारत की नजर से सबसे खराब कौन, फिर उससे कम खराब, उससे कम खराब और सबसे कम खराब? देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो नंबर टॉप पे और रखना चाहिए हमें, बाकियों का तो ये रहा कि मतलब उन्होंने पास्ट को यूज किया और हम सब अनस्टेबल स्टेट से बाहर निकल रहे थे, लेकिन परवेज मुशर्रफ का जो रोल है और जियाउल हक ये सेकंड नंबर पे आएंगे, लेकिन परवेज मुशर्रफ का जो रोल है वो टॉप पे है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से चीजों को किया और कारगिल पूरा खड़ा किया ना, मैं इस तरह से उसको कहूँ कि जो ट्रस्ट उन्होंने उस दौरान तोड़ा, उस ट्रस्ट की वजह से होगा ये कि ना देखिए, बातचीत बंद हो गई है, राफ्ता आने जाने का राफ्ता तो छोड़ ही दीजिए, विजिट्स को भी अब शक की निगाह से देखा जाता है। अगर कोई हमारा टॉप लीडर उधर चला भी जाए, उसको सोशल एक ऑस्ट्रासाइजेशन का डर लगने लगा है। इतने बड़ी चोट तो किसी जियाउल हक साहब के बारे में अभी आपको एग्जांपल दिया जनरल अस्थाना ने ही, किस तरह से लोग, अगर सैम मानेकशॉ आते हैं और ये उनको मतलब एक जनरल पाकिस्तान का खड़ा होकर जिस तरह से उनको खुद बुलाया जा रहा है भारत, ये आलम नहीं आया था। आज तो आलम ये हो गया है कि जो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है उसको भी पूरी तरह से शक की निगाह से देखा जा रहा है। टॉप ऑफिशियल्स का विजिट तो आप छोड़ ही दीजिए, तो उस जो डैमेज है वो एक्चुअली बहुत लार्जर स्केल डेप्थ ऑफ डैमेज जो परवेज मुशर्रफ ने किया वो कोई नहीं कर सकता है। जियाउल हक का ये है कि उसने जो 1000 कट का थ्योरी है और जिस प्रोसेस से लेकर के उन्होंने पूरे कश्मीर के लोगों की जिंदगी नष्ट कर दी, मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि भारत के जो नागरिक हैं वो उनकी पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई है, और उसका जियाउल हक जनरल जियाउल हक पूरी तरह से उसके लिए जिम्मेदार हैं। ना सिर्फ वहां के लिए, अफगानिस्तान तक को उन्होंने नष्ट कर दिया, अपने लालच, अपने चीजों को लेकर के। अमेरिका ने किस तरह से चीजों को ट्रेन किया, जिसको कि बाद में परवेज मुशर्रफ अपने उनके जो डिनर पे एक वीडियो रिलीज हुआ कि कैसे लोगों को मदरसा को चेंज कर दिया। मतलब पाकिस्तान का जो आम आदमी उसको पता ही नहीं कि ये 2-4 लोगों ने मिलकर के उनकी सब कुछ नष्ट कर दिया। समाज छोड़ दीजिए, उनका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दीजिए, उनके मदरसे छोड़ दीजिए, उनके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, मतलब उनके पास बचा क्या है अभी? मतलब उनके पास सिर्फ अब सेक्टेरियन वायलेंस को लेकर के पख्तूनख्वा, उनके पठान्स, उनके बलूचीज, उनके सिंधीज, उनके पंजाबीज, मतलब अहमदिया, शिया, बाप रे, पाकिस्तान की जो आलम है, मतलब एक दूसरे को मारा जा रहा है, शिया सुन्नी को नहीं देख रहा है, सुन्नी शिया को नहीं देख रहा है, बम फोड़े जा रहे हैं, मस्जिदों में बम फोड़े जा रहे हैं। ये सब जनरल साहब, ये जो जिनका आपने नाम लिया ना चारों का, ये सब इनकी वजह से।
आम आदमी वहां जिन्ना जब गए थे और उन्होंने जब डेमोक्रेटिक सेटअप स्टार्ट किया, सेकुलरिज्म उसका एक शब्द था, तो उस साल भर के अंदर 4-5 साल के अंदर किस तरह से चीजों को डैमेज करना शुरू किया गया। तो सबसे टॉप पे परवेज मुशर्रफ, फिर जियाउल हक आते हैं। यहया खान और याकूब की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच। वो हालांकि यहिया खान को मैं इसलिए मानता हूं कि उन्होंने वहां जो एक डेमोक्रेसी पहली बार आने की उम्मीद कर रहे थे, और वो उन्होंने वो जो शेख मुजीब के साथ फिर वो करके उनको नहीं आने दिया कि मतलब। हाँ, वर्मा साहब कुछ बोलेंगे आप प्लीज। देखिए साहब, सब जो मयंक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि मुशर्रफ साहब ने हिंदुस्तान का नुकसान किया। मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा जनरल जिया साहब ने पाकिस्तान का नुकसान किया। बिल्कुल, जनरल जिया ने हिंदुस्तान का नुकसान बहुत कम किया, जनरल जिया ने सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का किया। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक सूडो इस्लामिस्ट को इतना ज्यादा जोर दे दिया कि वहां की सारी संस्थाएं, सब चीजें खत्म हो गई और केवल इस्लामी इस्लाम रह गया, और कोई तरक्की वहां पर नहीं हो रही है, केवल इस्लाम का नाम हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात और कह दूं कि हमको कोई शक नहीं होगा अगर अपनी लिविंग मेमोरी में हम पाकिस्तान के एक या दो या तीन टुकड़े और देख के जाए। बलूचिस्तान के अंदर बहुत बुरी हालत है, आपका जो है वो सिंध भी परेशान है, वहां पर केवल पंजाबियों का आधिपत्य हो गया है, सब लोग परेशान हैं। और अगर कहें मुहाजिर अपना अलग सूबा चाहते हैं, मुहाजिर जगह चाहते हैं, ये लोग इंडिपेंडेंट कंट्री कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग वहां पर रह करके बोल ऑटोनॉमी चाहते हैं। इवन इन पंजाब जो वहां का सराकिस्तान एरिया है वो भी बहुत परेशान है। पंजाब के अंदर जो सराकिस्तान एरिया है वहां पे तरक्की नहीं हो रही है, उनका भी मानना है कि यहाँ पर मोर ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। ये थैंक यू सो मच वर्मा साहब, थैंक यू ऑल द गेस्ट। लास्ट में जो वर्मा साहब ने कहा कि किसी भी देश, किसी भी स्टेट अगर वो रेडिकलाइजेशन की तरफ चलती है तो वो तरक्की का रास्ता नहीं है, वो देश बंटने की आशंका ज्यादा हो जाती है। क्योंकि देश को सेकुलर रहना, सारे धर्मों की इज्जत करना, सारे धर्मों का सम्मान करना, यही शायद हमारी स्ट्रेंथ है। और शायद इसीलिए रोम खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया इन द सेंस कि रोम की सभ्यता खत्म हो गई, ग्रीस की सभ्यता खत्म हो गई। आज इतने हजार साल से अगर आज हम अपने उस पे स्ट्रेंथ के साथ खड़े हैं, तो वो जो हमारी ताकत है टू एब्जॉर्ब एवरीवन, और फिर अपनी एक रेजिलियंस के साथ